पेपर्स। शुरुआत करेंगे एमपीपीएससी 2019 के क्वेश्चन पेपर से जो रिसेंटली हुआ है 12 तारीख को। फ्रेंड्स, इसमें हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कौन सा आंसर क्यों नहीं था और कौन सा आंसर क्यों था उसके बारे में हम बात करेंगे। जो भी क्वेश्चंस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्मेट में अवेलेबल रहेंगे, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ना इंग्लिश मीडियम को और ना हिंदी मीडियम को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? आपको बताना है करके मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के तहत हटाया गया था। ठीक है, आपको ये बताना है। मैं इंग्लिश में रीड आउट कर देती हूँ। Which of the following amendment act of the Constitution deleted the right to property from the list of fundamental rights? फंडामेंटल राइट्स को ही हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं और इसका आंसर है आंसर सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू जो फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया था और इसको बना दिया था लीगल राइट। इस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू आर्टिकल 31 जो है इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट से हटा करके एक लीगल राइट बना दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर है आंसर ऑप्शन सी। अब फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है तो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। किस में आता है? पार्ट 3 में। आपको पता चाहिए कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आते हैं? पार्ट 3 में। ठीक है, और आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। ठीक है, जब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये हटा नहीं था, एक लीगल राइट नहीं बना था, तब तक के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। और 1978 के बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हो गया तो हमारे पास अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले कितने थे? 7 और अब कितने हैं? 6। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हर बार अलग अलग टाइप से क्वेश्चन किए जाते हैं तो आपको हर चीज़ के बारे में बारीकी से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी तो हट चुका है तो 7 की जगह पे 6 हो चुके हैं। तो पहला है राइट टू फ्रीडम, दूसरा है राइट टू इक्वालिटी, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सिक्स्थ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कभी पूछे नहीं गए हैं, ये पूछे जाते हैं और इसके अंडर भी आर्टिकल्स आते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। आर्टिकल 12 to 35 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को प्रेजेंट करते हैं। हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे है, मैंने आपको पढ़ के बता दिए हैं। और जो हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1978 में हुआ था। देखिए, याद रखने का तरीका है 44। ठीक है, 44 में दोनों को 4 को ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा। तो ये कब हुआ? 1978 में। आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई कि आर्टिकल 31 को हटा दिया गया था। किसे? आर्टिकल 31 को। चलिए, और एक बात बताऊं मैं आपको कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। देखो, इसे याद रखना भी आसान है। 42 4 + 2 6 होता है, तो 1976। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट जो है इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। एसएससी के पेपर में भी आपको मिलेगा, पीएससी में भी मिलेगा। अलग अलग छोटे छोटे जो पेपर होते हैं रेलवे के और बाकी जो लोकल पेपर भी होते हैं, बहुत सारे पेपर्स में भी ये पूछा जाता है
कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को और क्या कहा जाता है। ठीक है, बहुत जगह पूछा गया है, ये कोई ऐसा सवाल तो है नहीं करके कोई नया है, बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको जनरली ये बात पता होनी चाहिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, और हाँ, ये जो एक्ट है वो पार्लियामेंट से कब पास हुआ था, 42nd की बात कर रही हूँ। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब पास हुआ था, 11 नवंबर 1976, 11 नवंबर 1976। ठीक है, आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं, 11 नवंबर 1976 को ये पास हुआ था। ठीक है, पार्लियामेंट से। ओके, तो ये हो गई बात हमारे पहले क्वेश्चन की। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक बात कि जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 है, इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 3 न्यू वर्ड्स वो एडेड इन इट, और वो कौन कौन से थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, ये हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। ये भी पूछा जाता है कि प्रियम्बल में कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए, तो आपको बताना है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। लिख लीजिए इसे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। 78 आप कैसे याद रखेंगे, 44 8 होता है, दोनों को ऐड करें 4 4। ठीक है, तो 1978 हो गया। 42 4 + 2 6, 1976 हो गया। ठीक है, कोई डाउट, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट बनाने के लिए था, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसमें उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और उसमें प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? Who had proposed party-less democracy in India? तो पार्टी-लेस डेमोक्रेसी की बात इंडिया में जयप्रकाश नारायण जी ने कही थी। ठीक है, Who proposed party-less democracy in India? JP नारायण। ओके, जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? Who was the first woman to become a Chief Election Commissioner of India? इसका आंसर शायद आप सबको पता होगा, क्योंकि फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट अपन सब कुछ याद करते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो सबको याद रहता है। ठीक है, तो शायद आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा, VS रमा देवी। ओके, VS रमा देवी ये इंडिया की पॉलिटिशियन है, एन इंडियन पॉलिटिशियन, और ये 13th गवर्नर थी, 13th गवर्नर ऑफ कर्नाटक स्टेट की 13th गवर्नर थी हैं, और 9th यदि काउंटिंग में गिने तो 9th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थी। ठीक है, वुमेन में देखें तो फर्स्ट थी, लेकिन यदि सीक्वेंस वाइज चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिनेंगे तो ये 9th थी। ओके, 9th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक का रहा, 26 नवंबर 1990। मैं इरेज करके फिर से लिख देती हूँ, 26 नवंबर 1990 से 11 नवंबर 1990। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। मैंने जो भी आपको बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। VS रमा देवी जो है वो हमारे इंडिया की पॉलिटिशियन है, एन इंडियन पॉलिटिशियन, और ये 13th गवर्नर थी कर्नाटक स्टेट की 13th गवर्नर थी, और 9th इलेक्शन कमिश्नर थी ऑफ इंडिया, और इनका कार्यकाल था 26 नवंबर 1990 से 11 नवंबर 1990 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? Which article of the Constitution prescribes the duties of the Comptroller and Auditor General of India?
देखिए ये कितना कंफ्यूजिंग है, छोटी सी बात पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल है आर्टिकल 148, ठीक है। बहुत लोग लगाएंगे डायरेक्ट 148, जबकि ये गलत आंसर है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, ड्यूटीज़ के बारे में, कर्तव्यों के बारे में पूछा गया है। तो ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 149 में बताया गया है, ठीक है। याद रखिए किस में बताया गया है, आर्टिकल 149 में ड्यूटीज़ के बारे में, कर्तव्यों के बारे में, कैग के कर्तव्यों के बारे में, ड्यूटी के बारे में बताया गया है आर्टिकल 149 में। 148 में बताया गया है कि हमारे भारत देश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा, ओके, कैग ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 148 में बताया गया है, और आर्टिकल 148, 149 ये चैप्टर 5 में आते हैं, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड कि चैप्टर 5 के अंडर आर्टिकल 148 आता है, हु सेज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 149 ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर डी है, आर्टिकल 149। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। अशोक मेहता समिति? नहीं, गलत। बताइए, सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। द कमिटी विच रिकमेंडेड दैट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड वॉज। देखो, जब भी पंचायती राज की बात आती है तो हमेशा हमारे दिमाग में आता है बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ऐसा दिमाग में घूमता रहता है, ठीक है। पर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाहता है। वो बोल रहा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज होना चाहिए, इसकी बात किसने की थी, ठीक है, किसने रिकमेंड किया था ये, तो LM सिंघवी कमेटी ने, LM सिंघवी कमेटी ने, ओके। इससे रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चंस और बता देती हूँ जो मोस्टली पूछे जाते हैं। यदि पूछा जाए कि विच कमेटी रिकमेंडेड फॉर पंचायती राज सिस्टम्स इन इंडिया, तो उसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता, ओके, बलवंत राय मेहता कमेटी। विच कमेटी रिकमेंडेड फॉर पंचायती राज सिस्टम्स इन इंडिया, तो उसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता कमेटी, ओके। आप नोट कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत जगह पूछा गया है और मैं वही क्वेश्चंस बताऊंगी जो बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। और एक और चीज़ पूछी जाती है कि पंचायती राज से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 इज रिलेटेड टू पंचायती राज, ओके। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायती राज, ये बहुत बार पूछा गया है, आर्टिकल 243। और जो पहला क्वेश्चन था उसे भी नोट कर लीजिए, उसका आंसर बलवंत राय मेहता कमेटी है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो होगा वो हॉकी से रिलेटेड होगा, पर ऐसा नहीं है, ओके। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? बताइए, आपको पता होगा, जो MP से बिलोंग करते हैं उन्हें तो ज़रूर पता होगा। यस, करेक्ट, वेरी करेक्ट, ये रिलेटेड है क्रिकेट से, सही है। जो भी MP में रहते हैं उन्होंने को तो पता ही होगा, और जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं उन्हें भी पता होगा बेशक। ये जो है ये MP के ग्वालियर में लोकेटेड है, ठीक है। ये भी पूछा गया है बहुत बार करके, ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये MP के ग्वालियर में लोकेटेड है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1978 में। चलिए कुछ और बातें भी हैं इससे रिलेटेड, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ये 1978 में इस्टेब्लिश किया गया था। अभी तक इसमें टोटल 12 ODI मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से पहला मैच जो था वो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में खेला गया था, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में, ठीक है। जो क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं उन्हें तो ये बात बहुत अच्छे से पता होती है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो क्रिकेट के शौकीन नहीं होते हैं और उन्हें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उन्हें ज़्यादा स्टेडियम्स के बारे में या क्रिकेट के ODIs, टेस्ट सीरीज़ मैचेस, वर्ल्ड कप, इन सब की जानकारी ज़्यादा नहीं होती है।
पर यदि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्रिकेट के बारे में भी बहुत कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस स्टेडियम में टोटल 12 ODI हो चुके हैं अभी तक के, ओके। और जो पहला खेला गया था वो था इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़ के बीच में। और ये कब खेला गया था ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कब खेला गया था? 22 जनवरी 1988। देखिए, जब एस्टैब्लिश हुआ था वो था 1978, तो कंपेयर करके याद कर लीजिए। पहला खेला गया था 22 जनवरी 1988। थोड़ा सिमिलैरिटी बना के कंपेयर करके याद करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी चीज़ें आपको याद रखनी है? पहली चीज़ कि ये ग्वालियर में लोकेटेड है और ये मध्य प्रदेश में है। दूसरी चीज़, ये 1978 में एस्टैब्लिश हुआ। तीसरी चीज़, इसमें अभी तक 12 ODI मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से पहला इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में खेला गया, जो कि 22 जनवरी 1988 को हुआ था। और हाँ, जो रूप सिंह जी हैं, कैप्टन रूप सिंह जी, ये बेसिकली हॉकी के प्लेयर थे, ठीक है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होके, जिन्हें ये पता होता है कि कैप्टन रूप सिंह जो हैं वो हॉकी प्लेयर थे तो स्टेडियम भी हॉकी का होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसे क्रिकेट ग्राउंड बना दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप हॉकी ना लगाकर क्रिकेट लगाइएगा, क्योंकि इसका आंसर क्रिकेट है, ठीक है। और एक और चीज़ इसके लिए बहुत फेमस है ये स्टेडियम, वो है इसका जो ग्राउंड है वो फ्लड लाइट से बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है? फ्लड लाइट्स, फ्लड लाइट्स। इसे हिंदी में बोलते हैं दुधवा रोशनी, ठीक है। दुधवा रोशनी क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, जैसे सब इंजीनियर के पेपर में, और जो छोटे छोटे MP में पेपर होते हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें अब ये तो एक याद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि यहाँ पे कब ये स्टैब्लिश हुई एकेडमी। तो इसका आंसर है 2007, ठीक है। 2007, कई जगह आपको 2008 भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन 2007 जो भी आपका ऑप्शन में मिले, 2007 या 2008, आप दोनों में से कोई भी मार्क कर सकते हैं। यदि दोनों रहे तो आप 2007 मार्क कीजिएगा, ओके। 2007 इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? देखिए, खेल पुरस्कार पूछा गया है आपसे, ओके। खेल पुरस्कार पूछा गया है। पहले इंग्लिश में रीड आउट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स अवार्ड इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश स्टेट? लक्ष्मण अवार्ड, गंधर्व अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। देखिए, गंधर्व अवार्ड जो है ये तो संगीत में दिया जाता है, ठीक है, तो ये तो पहले ही कट हो गया। अब बात करते हैं लक्ष्मण अवार्ड की। तो लक्ष्मण अवार्ड जो है ये यूपी में दिया जाता है, ठीक है, ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है लक्ष्मण अवार्ड। एकलव्य अवार्ड इसका राइट आंसर है, ये मध्य प्रदेश में दिया जाता है स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है, ये रिलेटेड है स्पोर्ट्स अवार्ड से, ठीक है। और जो अर्जुन अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ओके। कौन सी मिनिस्ट्री देती है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसका राइट आंसर है एकलव्य अवार्ड, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट देती है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं करके, आपको इन सारे ही अवार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये कब से शुरू हुए हैं, रिसेंटली किसे मिला है, किसे मिलने वाला है, पिछले साल किसे मिला था। आपको इसकी पूरी एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए, ठीक है। यदि आप चाहते हैं करके मैं आपको इसकी लिस्ट प्रोवाइड करूं कि किसने कब जीता या इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यदि आपको ये चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो के माध्यम से, ओके। मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी और आप उसे देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी से आता है? आपको बताना है कि दिव्यांग श्रेणी से कौन आता है, ठीक है। वो विक्रम अवॉर्डी 2018 प्लेयर है। आई गेस कि आपको ये आंसर पता है। चलिए गेस मारिए। चलो मैं ही बता देती हूँ। इसका आंसर है सोनू गोलकर जी, ठीक है। सोनू गोलकर जी इसका आंसर है। सोनू गोलकर जी के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि ही इज़ अ ब्लाइंड क्रिकेटर, ओके। वो डिसेबल कैटेगरी में आते हैं एंड ही इज़ अ ब्लाइंड क्रिकेटर। ही इज़ द कैप्टन ऑफ ब्लाइंड क्रिकेट टीम ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है।
तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। ये विक्रम अवॉर्डी हैं 2018, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज में इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन होता है हर ऑप्शन से लेकर। तो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस रहेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चंस रहेंगे। यदि आपको वीडियो मर्ज करके चाहिए, एक साथ इकट्ठा आपको पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको मर्ज करके वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे 10th क्वेश्चन की। मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? आप मुझे बता सकते हैं किस खेल से संबंधित है मुस्कान किरार? यस, करेक्ट, आर्चरी से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आर्चरी। मुस्कान किरार जी के बारे में ये मैं कुछ बता दूं आपको करके। मुस्कान किरार जी जो हैं वो जबलपुर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? जबलपुर से बिलोंग करती हैं। और मैं आपको कुछ प्लेयर्स के बारे में और भी कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, तो आप उसे भी नोट आउट कर लीजिए। जो पूजा जी हैं ये इंडियन क्रिकेटर हैं, ये ठीक है। क्या है? इंडियन क्रिकेटर। नोट आउट कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। दूसरे जो भी पेपर्स होंगे इसके बाद उसमें बहुत काम आएगा, और वैसे भी पीएससी आने ही वाली है, तो क्या पता इनके बारे में ही पूछ ले, ठीक है। ये इंडियन क्रिकेटर हैं। शी प्लेज फॉर एमपी एंड सेंट्रल जोन, ठीक है। ये एमपी और सेंट्रल जोन के लिए खेलती हैं और ये शहडोल से बिलोंग करती हैं, शहडोल से, ठीक है। ये यहाँ बॉर्न प्लेस है इनका, ठीक है। ये यहाँ पैदा हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। बहुत बार एमपी में ऐसा भी ट्रेंड है करके पूछ लिया जाता है करके, कौन से जगह से, कौन से एरिया से हमारे यहाँ से बिलोंग करती हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये शहडोल से बिलोंग करती हैं। ये इंडियन क्रिकेटर हैं और ये एमपी और सेंट्रल जोन के लिए खेलती हैं। चलिए, हर्षिता तोमर, हर्षिता तोमर, शी इज़ एन इंडियन सेलर, ओके, इंडियन सेलर। और इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था एशियन गेम्स 2018 में वुमेन्स ओपन लेज़र 4.7 में। किसमें? 4.7। नोट कीजिए, मैं रिपीट कर रही हूँ। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था एशियन गेम्स 2018 में वुमेन्स ओपन लेज़र 4.7 में, ठीक है। तो इनके बारे में ये बात आपको पता होनी चाहिए। और हर्षिता तोमर जी को एमपी गवर्नमेंट की तरफ से 50 लाख रुपीस का प्राइज मनी भी दिया गया था। तो हो सकता है कि एमपीपीएससी में अगले बार जो भी आपका पेपर होने वाला है, जो अपकमिंग पेपर है, उसमें इनके बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो ऑप्शंस में दिए गए होते हैं अगली बार उन्हीं से क्वेश्चंस उठ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस पे भी ध्यान देना चाहिए कि क्या ऑप्शन में पूछा गया था, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने जितना भी मेरे तरफ से हो सका है, मैंने ऑप्शंस में जितने भी लोग थे उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश की है। ओके, सो ये था आज का हमारा वीडियो, ये हमारा पहला वीडियो था। और मैं एक और बात कहूँगी, जब भी आप पेपर दें या कुछ भी करें, हमेशा खुद पे भरोसा रखें, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस कि आप कर सकते हैं, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। वैसे मेरा एक मोटिवेशन का अच्छा सा वीडियो है कि आपको एग्ज़ाम के लिए कौन सी 10 चीज़ें करनी चाहिए, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और हाँ, वॉच दिस वीडियो सीरीज़ कम्प्लीटली, सारी की सारी वीडियो सीरीज़ देखिएगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आने लगेंगे, उसके जो भी ऑप्शंस होंगे वो भी बनने लगेंगे। आई प्रॉमिस, आई बेट यू करके आप एक भी क्वेश्चन यदि ये रिपीट होते हैं या इसमें से कुछ भी पूछा जाता है तो आपसे वो ना छूटेगा और ना ही आप उसे भूलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।